गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, डेट इज़ रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ पार्टनर्स। इसके पहले के 4 चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर 9165166695 पर भी मुझे मैसेज करके प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। अब मैं आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब कभी हमारे पार्टनरशिप में या तो क्या होगा कि किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो वो हमारे व्यापार से क्या होगा, ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। तो उसके अलग होने के बाद भी हमारे बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है। साझेदारी व्यवसाय से साझेदार के पृथक होने को साझेदारी की निवृत्ति अथवा उसका अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। साझेदारी की निवृत्ति साझेदारी का पुनर्गठन है। यदि शेष साझेदार उसी व्यवसाय को रखना चाहते हैं, यदि साझेदारों ने अपने समझौते में अवकाश ग्रहण करने की स्थिति को स्पष्ट किया है, तो एक साझेदार शेष सभी साझेदारों की सहमति से समझौते में किए गए स्पष्ट ठहराव के अनुसार व्यापार से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में साझेदारी फर्म को लिखित सूचना देकर फर्म से अलग हो सकता है। ठीक है। तो व्यक्ति जो है जब व्यापार से निवृत्त हो जाए, मतलब कि अगर उसकी काम करने की इच्छा नहीं है और आपने अगर पार्टनरशिप डीड जो स्टार्टिंग में बनाई थी उसके अनुसार अगर सारी चीज़ें उस पर पहले से स्पष्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके डीड के अनुसार सभी साझेदार की सहमति से ऑटोमेटिकली व्यापार से अलग हो सकते हैं। और अगर आपकी ऐच्छिक साझेदारी है, जहाँ पर हम हमारी इच्छा से आते हैं जाते हैं, तो आप लिखित सूचना लेकर किसी भी पार्टनर के बचे हुए पार्टनर को लिखित सूचना देकर हम व्यापार से अलग हो सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। साझेदार की वृद्धावस्था, यानी कि जब वो एक उम्र दराज व्यक्ति हो जाएगा, या वो अस्वस्थ हो या असमर्थ हो, यानी कि अगर वो काम करने में असमर्थता हो। असमर्थता कैसे हो सकती है कि या तो वो किसी कारणवश अपंग हो जाएगा, हैंडीकैप्ड हो जाएगा, या उसे लकवा या कुछ ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी, या वो काम करने के अयोग्य होगा, उसे किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो वह हमारे यहाँ काम नहीं कर सकता, या उसकी वृद्धावस्था यानी कि बुजुर्ग हो जाए, परस्पर मतभेद हो जाए। अब अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर हैं, तो उनके बीच में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है, मतभेद यानी कि अगर कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में अब एक दूसरे के ऊपर आपको भरोसा ना रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप व्यापार से अलग हो सकते हैं। अन्य व्यापार में जाने की इच्छा रखता हो, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि यार मेरे इस बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, मुझे दूसरा बिज़नेस में जाना चाहिए, तो वो भी तब भी व्यापार से अलग हो सकता हो। उसकी मानसिक रूप से वो विकृत हो गया हो, मतलब कि अगर वो पागल हो गया है, ठीक है, तो भी वो व्यापार से अलग जा सकता है। साझेदारी की दिवालिया हो जाने पर, अगर कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाता है, दिवालिया की स्थिति मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में बताई थी कि दिवालिया पार्टनर क्या होता है। दिवालिया पार्टनर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अब धन चुकाने के लिए कुछ भी ना हो, यानी कि उसकी पर्सनल संपत्ति भी बिक चुकी हो और उसकी व्यापक संपत्ति भी बिक चुकी हो और धन चुकाने के लिए उसके पास कोई भी पैसा बचा हुआ ना हो, वो व्यक्ति दिवालिया होता है। अगर व्यापार लगातार हानि में जा रहा है और आपकी व्यापार चलाने की इच्छा ना हो, तो भी आप व्यापार से निवृत्त हो सकते हो। स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना हो, अब अगर आप एक पार्टनरशिप में हो और अगर आप लगातार काम करके एक्सपीरियंस ले चुके हो और अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा खुद का बिजनेस डाल लूँ, तो भी आप व्यापार से अलग हो सकते हो। अन्य किसी कारण से जिससे वह फर्म में रहना उचित ना समझे, तो और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण साझेदार की रिटायरमेंट हो जाता है।
अब साझेदार का निष्कासन या निकाला जाना। साझेदारी समझौते के विरुद्ध कोई कार्य या आचरण के कारण जब हम फर्म से किसी व्यक्ति को निकालते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 33(1) के अनुसार वो साझेदारी का निष्कासन कहलाता है और उसे लिखित नोटिस देना आवश्यक होता है ताकि निकाले जाने वाले साझेदार को निष्कासन के कार्यों का ज्ञान हो सके। निष्कासन को साझेदारी की निवृत्ति नहीं कहा जा सकता, लेकिन साझेदार का निष्कासन फर्म के हित में तथा सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। साझेदार की निवृत्ति और निष्कासन पर हिसाब संबंधी लेखे समान आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। तो जिस प्रकार से रिटायरमेंट का अकाउंट्स बनाएंगे हम, उसी प्रकार से निष्कासन का अकाउंट भी बनता है। निष्कासन का मतलब होता है कि जब आप उसे खुद अपने व्यापार से निकालते हो और उसके लिए आपको लिखित नोटिस सामने वाले को देना पड़ेगा कि हम उसे व्यापार से क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, किस कारण से निकाल रहे हैं, ताकि निकाले जाने वाले साझेदार को निष्कासन के कार्यों का ज्ञान हो जाए। मतलब अगर आप उसको बिजनेस से निकाल रहे हो तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे किस कारण से यहाँ से निकाला गया है। निवृत्ति साझेदार की वैधानिक स्थिति। लीगल रोटेशन ऑफ द रिटायरमेंट पार्टनर। साझेदारी व्यापार का कोई भी साझेदार अन्य साझेदार की संपत्ति से अवकाश ग्रहण कर सकता है। इस संबंध में कोई भी समझौता हो तो पृथक होने वाला साझेदार समझौते की शर्तों के अनुसार अवकाश ले सकता है। ऐच्छिक साझेदारी में जाने वाला साझेदार लिखित सूचना देकर जाएगा। यदि पूर्व संचित लाभ का संचय हो तो निवृत्त अथवा मृत साझेदार के उत्तरदायी को यह अनुपातिक भाग मिलेगा। मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसे क्या क्या मिलना चाहिए और क्या क्या उसके लीगल कंडीशंस क्या होगी उसकी। जैसे अवकाश ग्रहण किया और मृत्यु हो जाने पर साझेदारी का अंत हो जाएगा और साथ का भी अंत हो जाएगा। परिवर्तित अवस्था में शेष साझेदार नई फर्म की स्थापना कर सकते हैं। अतः एक साझेदार के निवृत्त होने पर शेष साझेदार फिर से समझौता कर साझेदारी व्यवसाय को नए रूप से चला सकते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को अपने हिस्से की पूंजी देंगे या उसके ख्याति और लाभ की रकम पाने का अधिकार होता है। अब जब साझेदार हमारे यहाँ से रिटायरमेंट लेता है तो उसके लिए कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हिसाब की समस्या क्या क्या आती है। तो हिसाब की समस्या में सबसे पहले क्या आएगा कि जो भविष्य में हमारे पास जो पार्टनर बचे हुए हैं, अब उनके बीच में लाभ विभाजन कैसे होगा, इसकी एक समस्या आती है। संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हमें दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन इसलिए करना है क्योंकि कुछ जो पार्टनर हमारे यहाँ से गया है अब उसकी कुछ लायबिलिटी होगी, जैसे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो लेकर जाएगा और कुछ असेट्स भी वो लेकर जाता है, जैसे गुडविल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर जाता है। लाभों और सामान्य संचित कोषों का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमको डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसको वो चीज़ें वहाँ पर देना है। ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि जो साझेदार जा रहा है उसको उसकी हिस्से की राशि देना पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि साझेदार की मृत्यु होने पर क्या कंडीशंस। ये तो हमने बात करी थी रिटायरमेंट की, अब मृत्यु होने पर क्या कंडीशन होती है। तो जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे व्यापार से रिटायर हो जाएगा, यानी कि चले जाएगा, क्योंकि मृत्यु कोई निश्चित समय नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसी दशा में साझेदार की निवृत्ति मध्य वर्ष में भी हो सकती है। यदि भी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर साझेदारी का अंत नहीं होता, लेकिन फिर भी शेष साझेदार चाहे तो व्यापार को नए रूप से चला सकते हैं। ऐसी दशा में हिसाब किताब का लेखा उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार से साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर
होता है, मतलब कि वही आपको रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसी प्रकार से जाने वाले पार्टनर को क्या है कि उसके सारे हिस्से आपको देना होंगे। जैसे उसकी मृत्यु की तिथि तक का उसका अगर सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, उसकी जो कैपिटल है, उसका जो लाभ है, उसकी जो ड्राइंग है, वो सारी चीज़ें उसको आपको देना होगी। तो सिंपल सी बात है कि जो पार्टनर मरेगा उसको तो हम दे नहीं पाएंगे, उसके उत्तराधिकारी को आपको ये राशि देना पड़ती है। देना पड़ती है तो क्या क्या हम उसको देंगे? मृत साझेदार की पूंजी, हिस्से की ख्याति, पिछले चिट्ठे की तिथि से मृत्यु तक के दिनों का पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन, समझौते के में प्रावधान हो, संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ का भाग, उसके चालू खाते का जमा शेष, अविभाजित लाभ तथा संचय का भाग, पिछले चिट्ठे की तिथि से मृत्यु तक के व्यापार के लाभ का भाग। अब ये सारी चीज़ें जो हैं उसे हमें देना पड़ेगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको पार्टनर से लेना भी होती है, जैसे कि उसकी आहरण की राशि, चालू खाते का नाम शेष यानी करंट अकाउंट का नाम शेष यानी डेबिट शेष, उसके आहरण पर ब्याज की राशि, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि का भाग, मृत्यु तिथि तक के व्यापार की हानि का भाग, ये सारी चीज़ें हमें उससे लेना है। अब क्या होता है कि जब पार्टनर हमारे यहाँ जाता है यानी कि रिटायर होता है, तो उसे जो हम अमाउंट देते हैं वो 3 कंडीशन से हम उसको दे सकते हैं। रिटायरमेंट वाले व्यक्ति को या तो हम लोन में पेमेंट करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है। और जो जिसकी डेथ हो जाएगी, डेथ वाले को सिर्फ हम एक ही कंडीशन में पेमेंट कर सकते हैं कि उसको हमको एन्युटी के द्वारा पेमेंट करना है, वार्षिकी खाते के द्वारा उसको पेमेंट करना है। लोन अकाउंट और एन्युटी अकाउंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोन अकाउंट में क्या होता है कि जो राशि हम देते हैं उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट होगी और वो इंस्टॉलमेंट को हमको ब्याज सहित पेमेंट करना पड़ता है। और एन्युटी अकाउंट में क्या होता है कि जो भी अमाउंट उसकी होती है उसकी एक एन्युटी बना दी जाती है ईयर वाइज, और उस बची हुई राशि पर ब्याज का अमाउंट लगता है। और अंत में अगर कोई पार्टनर, जैसे उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पार्टनर्स क्या करते हैं, बाकी बचे हुए पेमेंट को अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको इसके सवालों को करना है। सवालों को करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, जो कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें नया है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या आएगा कि आपको अगर सवाल में लिखा हुआ है कि पार्टनर रिटायर हुआ है और उसको पेमेंट करने के बारे में कुछ ना लिखा हो, तो आपको जो पार्टनर जाने वाला है उसमें टू लोन अकाउंट करके उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसके बारे में लिखा है कि उसका कैश पेमेंट कर दिया गया है तो आपको टू कैश करके डालना है। अगर कुछ नहीं लिखा तो लोन अकाउंट करके डालना पड़ेगा। और इसमें लोन अकाउंट और एन्युटी अकाउंट भी अलग से बना कर दिए हैं आपको, तो आप एग्जाम्पल के सवाल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।